मनमानी पर सीएनबीसी आवाज की मुहिम का दिखा असर। सीसीआई की एयरलाइंस के सांठगांठ करके किराया और कैंसिलेशन चार्ज बढ़ाने की जांच की तैयारी। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। एनआरआईज और ओसीआईज के विदेशी निवेश के नियम हुए आसान। कैबिनेट ने विदेशी निवेश नियम में संशोधन को दी मंजूरी। नवी मुंबई के डेवलपमेंट के लिए जमीन देने वाले किसानों को मिला इनकम टैक्स विभाग का नोटिस। 1300 किसानों को मिला टैक्स नोटिस। मजबूत शुरुआत के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। सेंसेक्स करीब 30 पॉइंट गिरकर बंद। निफ्टी 8400 के पार बंद होने में हालांकि रहा कामयाब। दिग्गज एफआई ब्रोकरेज सिटी ने कहा जून 2016 तक सेंसेक्स 35,000 तक जाने का अनुमान। बहुत गरज लिए अब बरसों भी। ओपनिंग बैट्समैन ने बड़ी जोरदार शुरुआत की है तो लगता है कि स्कोर लंबा बनेगा। मोदी सरकार के 1 साल पर एड जगत की मिलीजुली प्रतिक्रिया। कुछ ने बताया अच्छी शुरुआत तो कुछ बोले वादों का जमीन पर उतरना भी बाकी है। नमस्कार, तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी टॉप हेडलाइन। ग्राहक या निवेशक को धोखा देने वालों की अब खैर नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करेगी सरकार। अब सामूहिक शिकायत होने की हालत में क्लास एक्शन सूट दायर किया जा सकता है। गुजरात में चीन की कंपनियों की बड़े निवेश की तैयारी। 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना। बाजार में बढ़ रही है छोटे निवेशकों की भूमिका। एनएसई डेटा के मुताबिक पिछले 1 साल में इक्विटी मार्केट में रिटेल की भागीदारी 25% बढ़ी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रिटेल निवेश। चौथे तिमाही में बजाज ऑटो ने किया निराश। मुनाफा 18.5% गिरा। मार्जिन पर भी दबाव, लेकिन आउटलुक पॉजिटिव होने से शेयर 7% चढ़कर बंद। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरा एयरफोर्स मिराज 2000 लड़ाकू विमान। आपात हालत में लैंडिंग और टेक ऑफ का किया अभ्यास। मर्सिडीज ने लॉन्च की एस-गार्ड S600। 9 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आने वाले इस कार में सिक्योरिटी पर है खास फोकस। बम धमाका और आग की लपटों को झेल सकती है ये कार। और शुरू करते हैं सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव खबर के साथ। इस बड़ी खबर में पता चला है कि मोदी सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई का फैसला रद्द करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लेने की तैयारी में है। ज्यादा डिटेल के लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, अब पिछले 2 दिनों में ये हालात बने थे कि कोर्ट में मामला गया, जिसकी वजह से सरकार पर दबाव बना कि वो सफाई दे कि यूपीए सरकार ने एफडीआई में रिटेल में जो एफडीआई के प्रावधान किए उसका होगा क्या। जी बिल्कुल, वो दबाव बना। और दूसरी तरफ उससे 1 हफ्ते पहले की कहानी अगर आपको याद हो तो सरकार ने एफडीआई की एक पॉलिसी जारी की थी, कंसोलिडेटेड पॉलिसी जारी की थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि सरकार अभी भी मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई को मंजूरी देती है। इसके बाद बहुत राजनीतिक मतभेद खड़े उठे, काफी चर्चा उठने लगी आखिर सरकार कहती कुछ और है और कानून में कुछ और कहा जा रहा है। क्योंकि नई सरकार बनने के साथ ही हर मंत्री बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये कहते रहे कि वो मल्टी ब्रांड रिटेल एफडीआई के प्रस्ताव की छूट नहीं देते हैं, उसकी इजाजत देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन चूंकि यूपीए सरकार ने सितंबर 2012 में यह फैसला लिया था कि वो मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई की छूट देती है, इसके लिए प्रेस नोट जारी कर दिया गया था, जो कि कानूनी रूप से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। अब सरकार अगर उस फैसले को नहीं मानती है तो कानूनी रूप से उस फैसले को वापस लेना होगा। वापस अब तक नहीं लिया गया था और अभी तक नहीं लिया गया है कहे तो, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए बना हुआ था, कानून कुछ और कहता है, सरकार कुछ और कहती है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार अब कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाएगी और कैबिनेट से मंजूरी लेगी कि हम 51% एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में नहीं चाहते हैं। और इस प्रस्ताव को जब कैबिनेट मंजूरी दे देगी उसके बाद फिर उसके मुताबिक नोटिफिकेशन रद्द करने का फैसला लिया जाएगा। अब सबसे अहम सवाल यह उठता है कैबिनेट में प्रस्ताव कब ले जाया जाएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाने कोई समय सीमा बताने के मूड में अभी भी सरकार नहीं है, क्योंकि ये एक निवेशक के बीच में बहुत ही नकारात्मक संकेत जाएगा, संदेश जाएगा अगर तुरंत ये फैसला लिया जाता है। तो थोड़ी देर से सही, लेकिन सरकार
सरकार अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के प्रस्ताव को वापस लिया जाएगा या रद्द किया जाएगा। लक्ष्मण, क्या माने कि सरकार की थोड़ी सी अनदेखी हो गई थी या वो जब तक चल रहा था तब तक एक बीच का रास्ता लेकर चल रही थी, दबाव बना तो अब ये सब करना पड़ रहा है? बिल्कुल, आपने जो दूसरी बात कही वो ज्यादा सही लग रही है, क्योंकि सरकार शुरू में तो कहती रही लेकिन कानून पर ध्यान नहीं दिया जानबूझ के, क्योंकि जरूरत उस वक्त नहीं पड़ रही थी। और साथ ही साथ सरकार आने के साथ ही कोशिश इस बात में जुटी थी कि हर वो कदम ऐसा उठाए जो निवेशक को लुभाए, निवेशक के लिए सकारात्मक संदेश लेकर जाए। लेकिन मल्टी ब्रांड रिटेल में अगर एफडीआई के प्रस्ताव को सरकार रद्द करती है तो काफी नकारात्मक संदेश जाएगा कि एक तरफ निवेशकों को बुलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ सरकार, पिछली सरकार के जो सही फैसले थे उसको आप रद्द कर रहे हैं। तो सरकार ऐसा फैसला जानबूझ के टालती जा रही थी, लेकिन चूंकि मामला बढ़ता जा रहा है, इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है, कोर्ट ने भी दखल दे दिया है, तो अब सरकार के ऊपर कहीं न कहीं दबाव बनता दिख रहा है कि इस फैसले पर अपनी स्थिति साफ करे। अगर वो यूपीए सरकार के फैसले को रद्द करना चाहती है तो उसे कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद जरूरी नोटिफिकेशन जारी करना होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं एयरलाइंस की हेराफेरी पर हमारी खास मुहिम की। एयरलाइन की मनमानी पर सीएनबीसी आवाज की मुहिम रंग लाने लगी है। हमें एक्सक्लूसिव खबर मिली है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई एयरलाइंस के मनमाने तरीके से हवाई किराए बढ़ाने की जांच करने जा रही है। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक साहू से। दीपक, सीसीआई को क्या शिकायत मिली और अब किस तरह की जांच वो करेगी? जी देखिए, बिल्कुल एक तरह से जिस तरह से एविएशन कंपनियों ने यहाँ पर फेस्टिव सीजन के दौरान या फिर जो पीक सीजन होता है उसमें जो एयरफेयर्स में बढ़ोतरी करती हैं उसको यहाँ पर आधार बनाते हुए सीसीआई ने एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर शुरू किया है कि वाकई में क्या एक कार्टेल बनाकर इन तरह की कंपनियां ग्राहकों से ज्यादा पैसा वसूल कर रही हैं एयरफेयर्स के रूप में। जो हमें सीसीआई सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं इसमें फौरी तौर पर एक तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई है सीसीआई की तरफ से कि आखिरकार वाकई में क्या एयरफेयर्स वाकई में यहाँ पर प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और बढ़ाए गए हैं तो क्या वाकई में उसमें कार्टेल का सबूत मिलता है या नहीं मिलता है। इसके अलावा हमें सीसीआई सोर्सेज ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कुल मिला के एक जो एविएशन सेक्टर है वो काफी कंसोलिडेट कर गया है, काफी चुनिंदा प्लेयर्स है, कुल मिला के 4 प्लेयर्स ही यहाँ पर एविएशन सेक्टर में हैं। तो इस बात की गुंजाइश भी कहीं ना कहीं सीसीआई को लगती है कि कार्टेल यहाँ पर एक फॉर्म हो सकता है और प्राइसेस यहाँ पर जैकअप किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसको जो कंप्लेंट्स मिले हैं उसको आधार बनाकर ही सीसीआई ने एक तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करने की प्रक्रिया यहाँ शुरू करी है। इसके अलावा सोर्सेज में ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे चलकर अगर सीसीआई को लगता है कि अगर यहाँ पर कार्टेल बनता हुआ नजर आ रहा है तो वो इंडिविजुअली एयरलाइंस कंपनियों को बुलाकर उनसे क्लैरिफिकेशन भी मांगेगी और कहीं ना कहीं आगे चलकर इसको पूरी प्रोसेस को एक तरह से खंगालने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर सीसीआई की तरफ से शुरू हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक इस जानकारी के लिए। मोदी सरकार ने अपने कामकाज के पहले साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। सरकार ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की वेबसाइट पर ही एक माइक्रो साइट बनाई है। pib.nic.in/NDA नाम के खुलने वाली इस साइट पर आपको मोदी सरकार के पिछले साल भर के तमाम कामकाज का ब्यौरा मिल जाएगा। इस बारे में और जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी धीरज अग्रवाल से। तो धीरज, ये एक और पेज बना दिया, अलग से साइट तो नहीं कहेंगे, हर तरह की जानकारी इस पर डाली जा रही है। कुल मिलाकर सरकार का एजेंडा क्या है इस पर? देखिए, मोदी सरकार अपनी 1 साल की उपलब्धियां बताने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। विपक्ष के जितने भी हमले उस पर होने वाले हैं इस दौरान, उसके लिए वो अपने तरकश में सारे तीर भर रही है। तो 22 मई से उनकी जो ये अभियान की शुरुआत होने वाली है उसके पहले उन्होंने पीआईबी के वेबसाइट के जरिए एक माइक्रो साइट बनाई है और सारी जानकारियां, सारी उपलब्धियां इस साइट पर अवेलेबल कराई गई हैं। यहां पर खासतौर पर 4 सेक्शन बनाए गए हैं। पहला सेक्शन है अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियों का। इस सेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सरकार के हर मंत्रालय और हर विभाग के जुड़े हुए कामकाज का ब्यौरा मिलेगा। आप उनकी सारी उपलब्धियां जान सकेंगे। दूसरा सेक्शन है फोटोज का। इन फोटोज सेक्शन के जरिए सरकार के जितने भी अभियान थे, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे वो जनधन योजना हो, इन सारे अभियान से जुड़ी जो तस्वीरें हैं वो शेयर की गई हैं। इसी तरह तीसरा सेक्शन है वीडियो का, जहां पर कि मंत्रियों के इंटरव्यूज या उनके मंत्रालय से जुड़े हुए जो
जो भी काम है उनका ब्यौरा दिया गया है, उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग्स डाले गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और चौथा सेक्शन है सक्सेस स्टोरीज का। यहां पर यह बताया गया है कि सरकार ने पिछले 1 साल में जो कदम उठाए हैं, जो अभियान चलाए हैं, उसका फायदा आम आदमी के जीवन में किस तरीके से आया है। तो कुछ केस स्टडीज की मदद से इनका उदाहरण दिया गया है और ये सारी चीजें पेश की गई हैं। तो यानी कि आप एनडीए सरकार के पूरे 1 साल की कहानी इस वेबसाइट के जरिए जान सकते हैं। जी, और मोदी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। इस सरकार की कई खासियतों में से एक रही है तगड़ी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, चाहे वो टीवी पर विज्ञापन हो या फिर ट्विटर पर कैंपेन। मोदी सरकार ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमने सोचा इस सरकार के 1 साल पूरे होने पर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री के जानकारों के कुछ विचार जाने जाए। अब तक की सरकार के कामकाज को वो कैसे देखते हैं। मोदी सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है, तो हमने सोचा सेलिब्रेशंस में क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। उन्होंने जो हमें इतने सारे लाइंस और स्लोगन्स तोहफे में दिए हैं, तो हमने सोचा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम उन्हें कुछ लाइंस या स्लोगन्स दें जो उनके पूरे 1 साल की कहानी एक ही लाइन में बताए। तो देखते हैं ये स्लोगन्स क्या है। अच्छे दिन मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अच्छे दिन कब? अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। बड़ी देर से बर्तनों की आवाज तो आ रही है, लेकिन खाना नजर नहीं आ रहा है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बहुत गरज लिए अब बरसों भी। अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कोई भी एक्शन हर दिन दिखती नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। मुझे लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। वी जस्ट कीप होप। उनके स्पीचेस को ग्रां प्री और एक्शंस को ब्रॉन्ज। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। अब की बार सर्विस इंडस्ट्री पे मार। बहुत हुआ इंतजार, कुछ करो यार। मन की बात तो सुन लिया है, काम की बात कब होगा? उन्होंने कहा है अच्छे दिन आने वाले हैं, बट आने ही वाले हैं, अभी तक आए नहीं है। ओपनिंग बैट्समैन ने बड़ी जोरदार शुरुआत की है, तो लगता है कि स्कोर लंबा बनेगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। एक बार फिर खबरों का रुख करते हैं। कोयला सचिव अनिल स्वरूप के मुताबिक कोयले का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है और जल्द ही कोयले की कमी की समस्या को पूरी तरह से दूर कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में कोयले की कमी जो है उसे हम दूरी कर सकेंगे। पिछले वर्ष यानी कि 14-15 में 32 मिलियन टन अधिक उत्पादन हुआ कोयले का पिछले वर्ष से। ये जो इंक्रीज है, जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन है कोयले का, सन 74-75 से सर्वाधिक है और उससे इस 14-15 के पिछले 4 वर्षों में जो क्यूमुलेटिव इंक्रीज हुआ था 31 मिलियन टन का, उससे भी अधिक है। तो हमें ये आशा बनती है कि आने वाले दिनों में वांछित मात्रा में कोयला उपलब्ध हो सकेगा। और प्रसन्नता का विषय यह है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम 45 दिन में जो ग्रोथ रही है वो भी 11% से अधिक रही है। सामान्य रूप से कोल इंडिया की ग्रोथ 1 से 3% रहती है। और ब्रेक के बाद हम जानेंगे मजबूत शुरुआत के बाद आखिर क्यों कल के ही स्तरों पर बंद हुआ बाजार। बाजार में बढ़ रही है छोटे निवेशकों की भूमिका, 25% बड़े रिटेल निवेशक। पूरी खबर इसके बाद। अब बात करेंगे बाजार की, जहां मजबूत शुरुआत के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि ज्यादा दबाव ऐसा नहीं बना, लेकिन सेंसेक्स करीब 30 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ। निफ्टी 4800 के पार जाने में कामयाब दिखा। दिग्गज एफआईआई ब्रोकरेज सिटी ने इधर कहा कि जून 2016 तक सेंसेक्स में 35,000 तक जाने का अनुमान दिखाई देता है। तो इससे पता चलता है कि ब्रोकरेज हाउस बाजार पर कितने बुलिश हैं। तो आज के बाजार का पूरा एक्शन जानने के लिए चलते हैं अपने मार्केट डेटा अनिल सिंघवी के पास। हमारे साथ हैं अनिल जी। क्लोजिंग फ्लैट रही, लेकिन कौन से सेक्टर्स थे जो एक्शन में दिखाई दिए?
दुनिया भर के बाजारों की सुस्ती का असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिला और चूंकि ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से कमजोर नजर आ रहे थे, इसलिए भारतीय बाजारों में भी शुरुआत थोड़ी सी कमजोरी के साथ होती हुई दिखी। लेकिन भारतीय बाजारों में मिड कैप और शेयर और बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से मूड डिसाइड कर रहे थे। आज वहां पर थोड़ी सुस्ती का माहौल था और वहां से कमजोरी बढ़ती हुई नजर आई। इसके अलावा घरेलू निवेशक जो दमदार खरीदारी कर रहे थे, उन्होंने हाथ थोड़ा सा खींचा है, सेलिंग नहीं किए लेकिन खरीदारी थोड़ी सी धीमी की है, तो उससे भी मिड कैप इंडेक्स पर दबाव बना। एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग दिखी थी पहले 8,350 के पार निकलने के बाद, लेकिन अब वो शॉर्ट सेलर्स काफी कुछ शॉर्ट कवर कर चुके हैं और जो बचे हैं वो 8,450 के बाद करना चाहते हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो 8,450 8,500 एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ माना जा रहा है, यानी कि इसके पार जाने के लिए कुछ बड़े पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत होगी। तो ये सारे रीजन से जिससे बाजार आज कमजोर हुआ। आप देख सकते हैं निफ्टी पूरे दिन भर उतार चढ़ाव के बाद एकदम फ्लैट बंद होता हुआ दिखा, वही हाल सेंसेक्स का भी था। लेकिन अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी सी रुझान मिली जुली दिखी, जहां मिड कैप इंडेक्स मामूली कमजोरी के साथ बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स में लेकिन थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की तादाद 72 थी कमजोर शेयरों के मुकाबले में, यानी कि नेगेटिव साइड पर शेयर ज्यादा थे। बैंक निफ्टी कमजोरी के साथ बंद होता हुआ दिखा और आज जिन सेक्टर्स ने प्रदर्शन किया बाजार में, सीमेंट शेयर मजबूत थे। निफ्टी के चारों सीमेंट स्टॉक एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ग्रासिम पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। वहीं टू व्हीलर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी दिखी। बजाज ऑटो ने आज अपने नतीजे पेश किए, नंबर्स खराब थे लेकिन गाइडेंस बेहतर, स्टॉक 7% की बड़ी उछाल दिखाता हुआ नजर आया। टीवीएस में भी बड़ी तेजी बनी। बैंक्स लेकिन कमजोर थे। सरकारी बैंक्स में बीओबी, पीएनबी और प्राइवेट में आईसीआईसी और यस, इन्होंने दबाव बनाने का काम किया। मेटल्स में भी कमजोरी थी। टिस्को, टाटा स्टील ने कल बाजार बंद होने के बाद खराब नतीजे पेश किए और स्टॉक पर मार पड़ी 5% से ज्यादा की। ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल, एचपीसीएल में भी आज कमजोरी का रुझान था। वहीं टेलीकॉम शेयर भी आज गिरते नजर आए, खासतौर से आइडिया। लेकिन इनके अलावा खबरों के दम पर एक्शन दिखा। स्ट्राइड्स ने एक एक्विजिशन किया ऑस्ट्रेलिया में, उसका फायदा मिला। क्लेरिस लाइफ साइंस का एक कारोबार खरीद सकती कैडिला, इस खबर के बाद स्टॉक 10% ऊपर। आईआरबी इंफ्रा को एक ऑर्डर मिलने की खबर के बाद तेजी बनती दिखी। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद कुछ नतीजे, आरती ड्रग्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, टीडी पावर, वोल्टेप, सारे कमजोरी की तरफ ज्यादा नतीजे थे। और कल जो थोड़े बेहतर नतीजे दिखे, डीएलएफ, यहां पर स्टॉक पॉजिटिव बंद हुआ। बालाजी टेली, फ्यूचर लाइफस्टाइल में भी नंबर्स ठीक थे। वर्लपूल, जेबी केमिकल्स ने भी ठीक ठाक से नंबर पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद। लेकिन आज नतीजे के लिहाज से एक्शन भरा दिन था। जी एंटरटेनमेंट, कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी और वंडरला हॉलीडेज, ये सारे नंबर्स थे जो आज बाजार में आते हुए नजर आए। यहां पर थोड़ी सी रुझान मिली जुली देखने को मिले। इसके अलावा निफ्टी पर नजर डालें, जिन शेयरों से कमजोरी बनती दिखी उनमें सिप्ला, आईटीसी जैसे दिग्गज थे। एनटीपीसी और एचडीएफसी भी कमजोर रहा। वहीं मजबूती के लिहाज से कोल इंडिया, टेक महिंद्रा के लिए काफी अच्छा दिन रहा। एक्सिस और सन फार्मा, ये शेयर आज मजबूत बंद हुए। और शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर है, यहाँ छोटे निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। एनएसई डेटा के मुताबिक पिछले 1 साल में इक्विटी मार्केट में रिटेल की भागीदारी में शानदार बढ़त देखी गई है। डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। हर्षदा, एनएसई डेटा का क्या कहना है और इसका क्या मतलब निकाला जाए? मोदी रैली का फायदा अब यहाँ पर सभी को मिला है, चाहे वो एफआईआई निवेशक हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या फिर रिटेल निवेशक। एनएसई ने जो डेटा शेयर किया उसमें साफ इंडिकेशन है कि पिछले 1 साल में 25% ज्यादा रिटेल निवेशक भारतीय बाजारों में आए हैं। जो रियल एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या में 25% का इजाफा देखने को मिला है। खास बात यह है कि पूरे देश में अगर आप देखें, 1-2 स्टेट्स को छोड़कर सभी स्टेट्स में रिटेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन लीडरशिप आई है वेस्टर्न रीजन से और यहां पर हमने देखा है सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कैश मार्केट में ही देखने को मिला है और पिछले साल के मुकाबले ये 32% बढ़ती हुई दिखाई दी है। स्टेट वाइज अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में रिटेल निवेशकों का जो इक्विटी मार्केट में इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। इसमें 38% की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन कहां पर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वहां पर गुजरात लीड करता है। गुजरात चार्ट टॉपर है और यहां पर करीब 50% का इजाफा वैल्यू टर्म्स में देखने को मिला है। हालांकि कैश सेगमेंट में महाराष्ट्र ऑफ कोर्स हाईएस्ट वॉल्यूम कंट्रीब्यूटर है, जहां पर प्रतिदिन हमने देखा है 18,000 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और ये पिछले मई से इस मई तक का डेटा एनएसई ने शेयर किया है, जहां पर सीधे बाजार में जाकर लोग शेयर खरीद रहे हैं और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। वहीं पर हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड एक्टिविटी भी बढ़ती हुई दिखाई दी है।
दरअसल क्रिसिल ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली और उसमें साफ संकेत मिले हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड फोलियोज के लिहाज से एक 2 ईयर हाई पर है और ये पिछले साल में जो भी रैली देखने को मिली है या पिछले एक साल में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद ही जो एक्शन आया है उसका असर देखा गया है। साथ ही साथ हमने देखा है अगर पिछले क्वार्टर का ही अगर आप आकलन करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 3.5% की ग्रोथ देखने को मिली है और इसमें मैक्सिमम 80% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों की ही है। तो जानकारों को लगता है कि मार्केट में रिटेल निवेशकों की संख्या और बढ़नी चाहिए। प्राइम डेटाबेस के पृथ्वी हल्दिया के मुताबिक निवेशकों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन 125 करोड़ की आबादी में ये संख्या कुछ भी नहीं है और इसे और बढ़ाने की जरूरत है। एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स वापस मार्केट में आ रहे हैं या नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं, पर मेरा साथ साथ ये भी कहना होगा कि 25% ग्रोथ के बाद भी क्या नंबर कोट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 52 लाख इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो एक्टिव हैं। 52 लाख 125 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब 0.4% ऑफ द पॉपुलेशन इज एन एक्टिव इन्वेस्टर। और एक्टिव को भी हमने इतना क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि एक्टिव मीन्स व्हाट, कि जिसने एक ट्रेड किया पूरे साल में या 10 ट्रेड किया है या कोई वैल्यू का ट्रेड किया है। तो हालांकि ग्रोथ अच्छी है, पर ये नंबर जो है वो अभी ग्रॉस नंबर जो 52 लाख का जो दिया है वो बहुत कम है और हमें सबको ये मतलब ये चिंता की बात है कि ये नंबर को कैसे ग्रो किया जाए। और बजाज ऑटो के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 18.5% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की आमदनी भी पहली बार गिर गई है। कंपनी के मार्जिन पर भी दबाव देखा गया। कंपनी के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में माहौल खराब होने से एक्सपोर्ट की रफ्तार धीमी हुई है। इसके चलते मुनाफे और आमदनी में गिरावट रही है। हालांकि कंपनी ने आउटलुक बेहतर दिया है। कंपनी का मानना है कि जल्द ही एक्सपोर्ट ग्रोथ पटरी पर आ जाएगी। इसकी वजह से कंपनी का शेयर करीब 7% की मजबूती के साथ भी बंद हुआ। कल एसबीआई और आईटीसी के नतीजे आने वाले हैं। क्या एसबीआई के नतीजे बाजार को खुश कर पाएंगे? पहले एसबीआई के नतीजों पर बात करेंगे। पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, क्या एसबीआई इस बार बाजार को खुश कर पाएगा, अच्छे नंबर्स पेश कर पाएगा? जी, एसबीआई के नतीजों की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने की उम्मीद है इस तिमाही, क्योंकि एसबीआई इस समय काफ़ी ज़्यादा फोकस अपना रिटेल पोर्टफोलियो में कर रही है। तो उसके चलते हमारा अनुमान है कि फ्री इनकम में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है और इसी के साथ साथ ऑपरेशनल कॉस्ट में भी कमी हुई है और इसकी वजह से हमारा अनुमान है कि मुनाफे में अच्छा खासा 24% की बढ़त, अच्छी खासी 24% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो एक तरफ जो Q3 था उसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों ने काफ़ी खराब एसेट क्वालिटी के आंकड़े घोषित किए थे, वहीं एसबीआई के आंकड़े काफ़ी सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छे थे और इस तिमाही भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी रिकवरी के चलते और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि अपने कुछ बैड लोन्स बैंक एआरसी को बेचेगी, तो उसके चलते हमारा अनुमान है कि ग्रॉस एनपीएल के आंकड़े काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा लोन ग्रोथ में हमारा अनुमान है कि 8% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी और मार्जिन 3% के आसपास ये आंकड़े स्टेबल रहेंगे। बैंक एसबीआई अपना जनरल इंश्योरेंस में कुछ हिस्सा बेचने वाली है, उसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आती है इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा कैपिटल रेजिंग प्लान्स क्या हैं और बैंक के फोकस सेगमेंट कौन से होंगे, FY 16 के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी निकल कर आती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। कुल मिलाकर एसबीआई से अच्छे नतीजे की उम्मीद। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया सारे डिटेल्स के लिए। और आईटीसी के नतीजों का भी इंतजार है। वरुण दुबे हमारे साथ है इस पर। वरुण, आईटीसी से क्या उम्मीदें बन रही है? देखिए, आईटीसी की ग्रोथ में आपको इस बार कुछ धीमापन देखने मिल सकता है। आईएमएम है 7 से 7.25% की ग्रोथ की अनुमान हम लगा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी के सिगरेट वॉल्यूम्स। लगातार 8वीं तिमाही होगी जहां कंपनी के सिगरेट वॉल्यूम्स में आपको एक डी ग्रोथ देखने मिल सकती है। 10 से 11% के आसपास की गिरावट का अनुमान हम लगा रहे हैं कंपनी के सिगरेट वॉल्यूम्स में, लेकिन कंपनी ने जो प्राइस हाइक लिए थे उसका कुछ हद तक फायदा कंपनी को मिलेगा। इसके लिए मार्जिन में कहीं ना कहीं आपको ये फायदा आते हुए दिखाई देगा। वही कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें तो नॉन सिगरेट एफएमसीजी कारोबार में 12 से 15% की ग्रोथ देखने मिल सकती है। एग्री और पेपर बोर्ड के बिजनेस में भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है, लेकिन कंपनी का जो होटल कारोबार है वो अब भी दबाव में है और महज 5 से 6% के आसपास की ग्रोथ ही आपको वहां देखने मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी के नतीजों की बात करें तो एबिटा मार्जिन फ्रंट पे आपको एक बड़ा उछाल देखने मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने काफी सारी सिगरेट की प्राइस हाइक की थी। उसके कारण कंपनी के मार्जिन में करीब 1.5% के आसपास का इजाफा होगा। प्रॉफिट में करीब 11 से 11.5% के आसपास की बढ़त आपको देखने मिल सकती है। यानी कि मार्जिन फ्रंट पे तो कंपनी के लिए काफी बेहतर परफॉर्मेंस होगा, लेकिन ओवरऑल अगर वॉल्यूम के फ्रंट पे अगर आप देखें तो एक निराशा इस क्वार्टर में भी आपको हाथ लग सकती है।
और यह वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद धोखेबाजों के आए हैं बुरे दिन। साथ में बताएंगे स्ट्राइड्स आर्कोलैब की बड़ी डील के बारे में कुछ ही देर। ग्राहक या निवेशक को धोखा देने वालों के बुरे दिन आने वाले हैं। सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसे प्रावधान करने जा रही है जिससे सामूहिक शिकायत होने की हालत में क्लास एक्शन सूट दायर किया जा सकेगा। इन प्रावधानों को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन का विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। इस बारे में कंज्यूमर मामलों के सचिव केशव देसुराजू से बातचीत की हमारी संवाददाता दीपक साहू ने। ग्राहकों के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए सरकार यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी लाने की बात कर रही है। इस पर बातचीत करने के लिए कंज्यूमर अफेयर सचिव हमारे साथ मौजूद है। सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की क्या भूमिका क्या होगी ओवरऑल? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अब तक बनी नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन ले आए, जिन संशोधनों के थ्रू हम इसकी स्थापना करें। आज के दिवस कंज्यूमर कोर्ट्स है दिल्ली में, स्टेट कैपिटल्स में, जिलों में। इसमें एक ग्राहक अपने इंडिविजुअल जा सकते हैं अपनी बात को लेकर, जो होगा। हम चाहेंगे कि ऐसी एक संस्था बने जो ग्राहकों की समूह की ओर से दावा पेश करें। मान ले कोई बात उठे कि स्वयं जो है उसकी जांच करें, उसके पता करें कि मामला क्या है। और मैं उदाहरण दूं आपको कि मान लें कोई शिकायत आए कहीं पे कि किसी एक ग्राहक ने कहा कि मैंने मोबाइल फोन खरीदा और इसमें पता है इस प्रकार की खराबी निकली है, जो भी हुई। ये हो सकता है कि जिस लॉट में वो मोबाइल फोन बना और सारे मोबाइल फोन उसी लॉट में, उनमें भी उसी प्रकार की खराबी हो, वो दावा कौन करेगा? तो हम चाहेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में उस तरह की बातें आए जिसको हम अंग्रेजी में क्लास एक्शन कहते हैं। सर, अपने आप में क्लास एक्शन शूट हम पहली बार देखने को मिलेगा ओवरऑल इस इंडियन मार्केट में। हाँ। किस तरह से क्या डिफरेंट रेगुलेटर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, क्या उनको रिपोर्ट नहीं, वो सेक्टर रेगुलेटर्स रहेंगे ही। ये एफएसएसए है खाद्य के मामलों में, और ड्रग कंट्रोलर जनरल है ड्रग्स के मामलों में, अपने अपने सेक्टर्स में। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में कोई जुडिशियल पावर्स नहीं है, वो जज नहीं है, न वो आपको निर्णय दे सकते हैं। अगर उन लोगों ने ऐसी कोई बात को उठाया जिसमें फूड का संबंधित हो तो एफएसएसए को भेजेंगे। अगर कोई सेक्टर रेगुलेटर नहीं है तब कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। तो हमारा इरादा ये नहीं है कि किसी दूसरे के काम में हम लोग दखल दें। हम लोग ये चाहेंगे कि कंज्यूमर के सामूहिक हितों को किसी प्रकार रिप्रेजेंट करें। तो जहाँ तक यहाँ पनिशमेंट की बात होती है, क्या इस जो प्रोविजंस होंगे न्यू बिल में कुछ और हार्श होंगे यहाँ पर, या फिर जो वकीलों की जहाँ तक बात होती है, हायर करने की बात होती है, उसको लेकर क्या इसमें और नॉर्म्स इजी करने की बात है? नहीं, जहाँ तक वकीलों का प्रश्न है, इस प्रकार इस समय सोच इस प्रकार है कि जो साधारण सीपीसी के माध्यम से नियम है कि क्योंकि किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि अपना केस वो स्वयं पेश करें, तो वो अधिकार कंज्यूमर कोर्ट्स में भी रहेगा कि अगर मेरा मामला है, मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं किसी वकील को रखा नहीं हूं, वो बिल्कुल ठीक है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था हम लोग आज के डेट में भी है, उसको हम दोहराएंगे नए बिल में। मैगी का मुद्दा ओवरऑल काफी यहाँ पर निकल के सामने आया है, कुछ जो सैंपल्स निकल के आए हैं उसमें कुछ अपडेट की प्रोडक्ट्स रिकॉल करने की बात का विशेष डिटेल नहीं है। मैं एफएसएसए से मैं पता करूंगा। कुछ बात उठी है, मैंने देखा, परंतु मुझे इसका डिटेल विशेष मेरे पास नहीं है। जो सैंपल्स लेट की जो मात्रा है, इसका कोई डिटेल मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं पता करूंगा। फार्म मशीनरी बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मित्सुबिशी एग्रीकल्चर मशीनरी कंपनी में 33% हिस्सा खरीदने का सौदा किया है। कंपनी ने यह सौदा 160 करोड़ रुपए में किया है। मित्सुबिशी एग्रीकल्चर मशीनरी जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी है। इस सौदे के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को नए शेयर्स जारी किए जाएंगे। जो निवेश होगा वो कंपनी के कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए किया जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का कहना है कि इस सौदे से कंपनी को चीन, अफ्रीका और एशिया के बाजार में पैठ बनाने में मदद मिलेगी। Agri machinery bring us a lot of value and a lot of opportunities for taking their products, not just in Japan, of course, but in USA as we have been doing, in China, in a little bit more focus, in India,
as we develop and localize these products, and also develop some other markets through MAM, where Mitsubishi brand is very strong in some of the ASEAN countries and some of the Eastern European countries. और फार्मा सेक्टर की कंपनी स्ट्राइड्स आर्कोलैब ने एक बड़ी डील की है। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एस्पेन का जेनेरिक कारोबार खरीद लिया है। ये डील 38 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हुई है। ऑस्ट्रेलिया में कंपनी एरो फार्मा के नाम से कारोबार करेगी और 140 जेनेरिक दवाइयां बेचेगी। और यहां पर वक्त हो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्यों है नवी मुंबई के किसानों पर आईटी डिपार्टमेंट की नजर, और बताएंगे चीन से झोली भरकर क्या लाई गुजरात की सरकार। नवी मुंबई के डेवलपमेंट से जिन किसानों को फायदा हुआ है उन पर अब आईटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। हमारे एक्सक्लूसिव खबर पर बात करने के लिए जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी प्रेरणा बरुआ। प्रेरणा, क्या है ये पूरा मामला और कितने किसानों को नोटिस भेजे जाएंगे? जी, नवी मुंबई के डेवलपमेंट के लिए जिन लोगों ने सरकार को जमीन बेची है उनमें से 1300 लोगों को आईटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मिली इस खबर के मुताबिक इन प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल को सरकार से एक्स्ट्रा रिलीफ मिला था और सिडको जो स्टेट अथॉरिटी है, सिडको से मिले हुए एक्स्ट्रा रिलीफ के बाद इन प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल ने डेवलपर को जमीन बेचने की फैसला किया और उस सेल पर उनको ये प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भरने पड़ेगा। जैसे हमें बताया कुछ 1300 लोगों पर आईटी एक्शन होगी और उससे करीब 300 करोड़ रुपए की जुटाने का फायदा होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को। बैक टू यू। बिल्कुल, शुक्रिया सारे डिटेल्स के लिए। और रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन के लिए फ्यूचर्स एक्सचेंज के हाजिर भाव के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। अब एनबीएफसीज सोने पर कर्ज देते समय मूल्य निर्धारण के लिए फ्यूचर्स एक्सचेंज के हिस्टोरिकल स्पॉट प्राइस या हाजिर भाव का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। फिलहाल लोन के लिए सोने का मूल्य निर्धारण बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन के पिछले 30 दिन के हाजिर भाव के औसत के आधार पर होता है। एनबीएफसी सोने के मूल्य के 75% बराबर कर्ज देते हैं। कैबिनेट ने एनआरआईज और ओसीआईज के विदेशी निवेश नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रवासी भारतीयों के लिए देश में निवेश के नियम आसान हो जाएंगे। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। डीआईपीपी के प्रस्ताव के मुताबिक एनआरआईज, ओसीआईज और पीआईओज के भारत में निवेश को विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री के रिवाइवल को भी मंजूरी दी है। इस पर 5,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर फैक्ट्री की रिस्ट्रक्चरिंग को भी मंजूरी दी है। इस रिस्ट्रक्चरिंग पर 4,500 करोड़ का खर्च होगा। गुजरात में चीन के एसएमईज टेक्सटाइल और औद्योगिक पार्क लगाएंगे। इस बारे में गुजरात सरकार के साथ चीन की कंपनियों ने 22 एमओयू साइन किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन यात्रा पर गई गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इन करार पर दस्तखत किए। इस बारे में तौर तरीके तय करने के लिए जुलाई में चाइनीज प्रतिनिधिमंडल गुजरात का दौरा करेगा। पिछले 7 वर्षों में अहमदाबाद के पास साणंद का इलाका ऑटो हब के रूप में विकसित हुआ है, लेकिन अब यहां चाइनीज कंपनियां टेक्सटाइल पार्क भी लगाएंगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन गई गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने वहां के एसएमई संगठन कास्मे के साथ एमओयू साइन किया है। इसके मुताबिक करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से गुजरात में एक टेक्सटाइल और एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। साथ ही गुजरात में ही 20 स्क्वायर किलोमीटर में एक स्मार्ट सिटी भी बनेगी। पार्क में वो लोग जमीन खुद ढूंढेंगे, खुद खरीदेंगे। तो शुरुआत हो गई है ऑलरेडी कि सानंद में उन्होंने शुरुआत की है। आगे धीरे धीरे सब होगा और बहुत जल्दी होगा। आज मई महीना है, जुलाई में उनके नंबर 2 जो ग्वांगडोंग राज्य के हैं वो यहाँ आने का नक्की हो गया है। 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहमदाबाद यात्रा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री के चीन दौरे से गुजरात में निवेश को लेकर चीनी कंपनियों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। इस दौरे में प्रधानमंत्री के साथ गए उद्योगपतियों का मानना है कि चीन से सिर्फ निवेश के ही रिश्ते नहीं रहेंगे, बल्कि स्किल डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी के लिए भी काफी कुछ किया जा सकता है। ये ट्विन सिटी की जो बात है, रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट की बात है, फाइनेंस सिटी की बात है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है,
वो भी आगे बढ़ेगा। और स्किल डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ी हमारी समस्या है, जो चाइना ने इतने बड़े लार्ज स्केल पे किया है कि आने वाले दिनों में क्या जरूरत पड़ेगी वो आज से करते हैं, आने वाले दिनों में कितने हाउसिंग लगेंगे जो आज से करते हैं। चाइना एसोसिएशन ऑफ एसएमई ने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए वडोदरा के पास जमीन खरीदनी भी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने गुजरात में टिम्बर पार्क लगाने के लिए भी उन्हें न्योता दिया है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे ऐसी कार जो रखेगी आपको हर खतरे से महफूज। और इंटरनेट से दूर क्यों है मुल्क की आधी आबादी, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। देश के लग्जरी कार सेगमेंट में जाने माने नाम मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी अब तक की सबसे सुरक्षित कार उतार दी है। ये कार है आर्म सेगमेंट की एस गार्ड, जिस पर ना बंदूक की गोली का असर होगा और ना ही बम के धमाके का। हाँ, इसके लिए थोड़ी ज्यादा कीमत भी चुकानी होगी, वो है करीब 9 करोड़ रुपए। जर्मन लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज अब देश में अपनी फ्लैगशिप सेडान एस क्लास का आर्मर्ड वर्जन बेचने जा रही है। कंपनी ने अपनी अभी तक की सबसे सुरक्षित कार एस गार्ड लॉन्च की है। करीब 9 करोड़ रुपए की ये कार मिसाइल, हैंड ग्रेनेड और यहां तक कि आईईडी एक्सप्लोजन का हमला तक भी झेल सकती है। Today, Mercedes-Benz India launches the new S600 Guard into the Indian market. It is, how we say, probably the safest luxury place on earth. It fulfills the security resistance level 9, and it's the only limousine in the world what matches this security level. So the kind of protection in the steel and in the glass what you have in this new car is unmatched. कार की रीइंफोर्स स्टील बॉडी कवच का काम करती है और गोलियों से लेकर ग्रेनेड तक का हमला ये गाड़ी आराम से झेल सकती है। आईईडी एक्सप्लोजन से भी कार में बैठे लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार के नीचे भी प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा कार में कई और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि टायर पंचर होने के बाद भी कार कई किलोमीटर तक चल सकती है। इसके साथ ही कार में लगी आग बुझाने की भी क्षमता है। मर्सिडीज इससे पहले एम और ई क्लास में आर्मर्ड कार लॉन्च कर चुकी है। मर्सिडीज की एस गार्ड है खास लोगों की खास कार। इसका इस्तेमाल मैं और आप तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वीवीआईपी इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इस तरह की कारें, इसका इस्तेमाल वीआईपी राजनेता करेंगे, कॉर्पोरेट हॉन्कोस करेंगे, शायद जेम्स बॉन्ड भी करे। लेकिन खैर, इस्तेमाल इसका कोई भी करे, लेकिन 8 करोड़ 90 लाख में जब ये आप कार खरीदेंगे तो उस कार के शोफर को खास ट्रेनिंग मर्सिडीज जरूर देगी, उन्हें सिखाएगी कि इस कार को कैसे हैंडल किया जाता है। तो कार की कीमत के साथ ड्राइवर की ट्रेनिंग की कीमत भी आपको अदा करनी पड़ेगी। प्रियंका संभव, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा। चलिए, और देश में भले ही ऑनलाइन शॉपिंग तेजी से पॉपुलर हो रही हो, लेकिन हैरत की बात यह है कि हाउसवाइफ की बड़ी तादाद को ये तक नहीं पता कि इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं गूगल के सर्वे वुमेन एंड टेक्नोलॉजी से। सर्वे के मुताबिक देश में 18 से 55 साल की महिलाओं का करीब 50% इंटरनेट से दूर है। इस सर्वे में 828 महिलाएं शामिल थी। इस सर्वे पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी शिवानी घरत से। शिवानी, गूगल के इस सर्वे वुमेन एंड टेक्नोलॉजी की खास बातें क्या है और किस तरह की औरतों पर उन्होंने फोकस किया है? इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। ऐसे माहौल में इस रिसर्च के फाइंडिंग्स काफी शॉकिंग है। जैसे 18 से 55 साल की 50% महिलाएं हमारे देश में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती। 76% महिलाएं होम मेकर्स है। इस फिगर में से टोटल 76% होम मेकर्स है। भारत में इंटरनेट की आबादी में से केवल 1/3 यूजर्स महिलाएं हैं और टोटल इंटरनेट का पॉपुलेशन है तकरीबन 24.3 करोड़।
पूरी आबादी में से बस 19% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं हमारे देश में। कई चीजें हैं जो उभर कर सामने आई हैं, जैसे नॉन यूजर्स ये उन्हें लगता है कि इंटरनेट केवल फ्री टाइम हो या फिर आपके पास बहुत समय है तभी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें। कईयों को टेक्नोलॉजी से पेस मिलाकर कैसे चले वो आता नहीं है, और इतनी टेक्नोलॉजी जो बदल रही है इंटरनेट को लेकर तो उससे वो वाकिफ नहीं है। और 3 चीजें हैं, कॉस्ट, कनेक्टिविटी और टाइम जो इंटरनेट कनेक्ट करने में लगता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है नॉन यूजर्स की इतनी बड़ी फिगर के लिए। शिवानी, ये बताइए कि सर्वे में महिलाओं ने इंटरनेट इस्तेमाल ना करने के पीछे क्या वजह बताई और किस तरह के तथ्य सामने आए हैं निकलकर डिजिटल जेंडर डिवाइड को लेकर? महिलाएं कई रीजंस बताती हैं इंटरनेट के इस्तेमाल ना करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है घर का काम। उन्हें घर के काम से समय नहीं मिलता इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए। 49% महिलाओं को लगता है कि इंटरनेट इस्तेमाल से उन्हें कोई फायदा नहीं है। 43% को इंटरनेट इस्तेमाल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और 42% को ये पता नहीं है कि इंटरनेट का इस्तेमाल किया कैसे जाए। कईयों को प्राइवेसी की चिंता है कि जैसे एक हाउस होल्ड में शेयर्ड सिस्टम या फिर लैपटॉप होता है तो अगर वो कुछ डेटा अपना डाले तो वो दूसरों से शेयर हो, तो इसलिए प्राइवेसी एक काफी इंपॉर्टेंट इशू कहती है महिलाएं हैं। पर कई पॉजिटिव चीजें भी सामने आई है, जैसे यंग, सिंगल और स्टूडेंट महिलाओं में इंटरनेट का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। जो इंटरनेट यूजर महिलाएं हैं उनकी इनकम नॉन इंटरनेट यूजर्स से ज्यादा है। 32% नॉन इंटरनेट यूजर्स इंटरनेट के फायदों से वाकिफ है और वो इंटरनेट सीखना चाहती है, और 18 से 29 साल की महिलाओं में से 46% इंटरनेट सीखने में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल शिवानी, शुक्रिया सारी डिटेल्स के लिए। वाकई चौंकाने वाले फिगर्स विपिन, लेकिन कितनी बड़ी सैंपल साइज, और इसलिए मैंने शिवानी से भी पूछा था कि किस तरह की महिला इसमें है, तो उसने बताया कि 76% होम मेकर्स हैं। तो जो लोग घर पे रह रहे हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, मुझे लगता है फिर इंटरनेट से उनका लेना देना उतना ही शायद कम होगा। और जो एक बात कर रही थी कि कनेक्टिविटी आज भी बहुत बड़ा इशू है। हालांकि शायद उसी घर में जो नए बच्चे हैं, जो या तो स्कूल निकल रहे हैं या आप जॉब्स पे जा रहे हैं, उनमें भी जो महिलाएं होंगी उनको ये चीज जरूर सीखने में आ रही होगी। तो जनरेशन आगे बढ़ेगी तब ये शायद थोड़ा इंप्रूव होगा, लेकिन अभी के हालात तो जो शिवानी ने बताए वैसे ही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको भारतीय वायुसेना का शानदार कारनामा। और नहीं थम रहा दिल्ली का दंगल, पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इशारों में उप राज्यपाल नजीब जंग पर बड़ा हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ट्रांसफर और पोस्टिंग में चल रहे लाखों करोड़ों के लेन देन पर रोक लगाई है, जिसके चलते दिल्ली में बैठे कई लोगों को परेशानी हो रही है। मनीष ने उप राज्यपाल नजीब जंग से पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को रद्द किया है। आपको बता दें कि बुधवार को उप राज्यपाल जंग ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखकर पिछले 4 दिनों में हुई सभी ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द कर दिया था। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक धंधा बनी हुई थी, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी। उसको हमने रोका है पिछले 3 महीने में। पहले करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाए जाते थे ट्रांसफर पोस्टिंग से, पूरी इंडस्ट्री चलती है ट्रांसफर पोस्टिंग की। उसको हमने रोका है, इसलिए बहुत लोगों को दर्द हो रहा है इसमें। हम वही कर रहे हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और संविधान ने मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को जो अधिकार दिए हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं कि ऐसे हैरत अंगेज कारनामे की जिसे देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। आज यमुना एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन मिराज को उतारा गया। गुरुवार को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज 2000 ने दिल्ली के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर रोड रनवे टेस्ट किया, यानी आपात स्थिति में देश की मजबूत सड़कों पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने की अपनी क्षमता को जांचा परखा। तारीख 21 मई 2015, वक्त सुबह 6:40, जगह माइलस्टोन 118, यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर आसमान में अचानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी।
कुछ ही सेकंड बीते थे यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वाले लोगों ने आसमान में लड़ाकू विमान को जमीन के काफी करीब आते देखा। देखते ही देखते विमान यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर 100 मीटर की ऊंचाई पर आकर आसमान की गहराइयों में गुम हो गया और इसके कुछ ही देर बाद देखने वालों के होश उड़ गए जब एक लड़ाकू विमान यमुना एक्सप्रेसवे की शानदार रोड पर तेज गड़गड़ाहट के साथ उतर गया। इस कारनामे के बाद भारतीय वायुसेना ने बताया कि उसके जाबाजों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000 लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक उतारा है। उसका पर्पज ये था कि हम ये देखना चाहते थे कि अगर हमें इमरजेंसी में जहाज को लैंड करना पड़े तो क्या उसको हाईवे पे उतारा जा सकता है या नहीं। सड़क पर विमानों की ऐसी लैंडिंग की प्रैक्टिस रोड रनवे टेस्ट कही जाती है। भारतीय वायुसेना ने भी रोड रनवे क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे को सुबह 3 बजे से ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। वायुसेना ने आगरा एयरफोर्स स्टेशन के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सेफ्टी सर्विसेज, रेस्क्यू, बर्ड क्लियरेंस का इंतजाम भी पहले से ही कर रखा था। मथुरा से पवन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।